नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत में समाचार पत्रों के विकास के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि आधुनिक भारत में शिक्षा का किस प्रकार से विकास किया गया है। शिक्षा के विकास के बारे में हमने सारे तथ्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम समाचार पत्रों के विकास के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से समाचार पत्रों का विकास हुआ, कब पहली बार समाचार पत्र छपे थे। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये हमारी आधुनिक भारत की सेकंड क्लास है और इस तरीके से हम आगे भी जो हमारे टॉपिक होंगे उनको सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं कि आधुनिक भारत में समाचार पत्रों का किस प्रकार विकास हुआ। तो जो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे कि सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का उदय कहाँ से हुआ था, तो सर्वप्रथम जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वो की गई थी वो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। जब भारत में पुर्तगाल से आए थे और पुर्तगालियों का निवास हो गया था, तो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की सर्वप्रथम स्थापना की थी। और 1557 में यानी 1557 में गोवा के जो पादरी थे, यानी गोवा के जो वो क्रिश्चियन धर्म के जो पादरी थे ना, उन्होंने पहली पुस्तक छापी थी। यानी पहली बार जो पुस्तक का विमोचन हुआ था, जो छापी गई थी, वो गोवा के पादरियों के द्वारा छापी गई थी। कब? 1557 में। तो ये पहली बार पुस्तक का यहाँ से पुस्तकें छपने का क्रम स्टार्ट हुआ। ये पहली बार ये पुस्तक छापी गई थी। इसके बाद यदि अखबार की बात करें तो जो पहला अखबार छपा था वो सन 1780 में पहला अखबार प्रकाशित किया गया था, जिसे किया था जेम्स अगस्टन हिक्की ने। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, जेम्स अगस्टन हिक्की। इनके द्वारा पहला अखबार छापा गया था बंगाल गजट के नाम से। बंगाल गजट के नाम से छापा गया था। ये अंग्रेजी भाषा का अखबार था। तो जेम्स अगस्टन हिक्की के द्वारा पहला बंगाल गजट नामक अखबार छापा गया था अंग्रेजी भाषा में सन 1780 में। उसके बाद हम बात करेंगे तो जो पहला भारतीयों के द्वारा जो पहला अखबार छापा गया था वो 1818 में भारतीयों के द्वारा पहला अखबार कौन सा छापा गया था? बंगाल गजट ही भारतीयों के द्वारा छापा गया था। ये जो छापा था वो गंगाधर भट्टाचार्य, एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, गंगाधर भट्टाचार्य। इन्होंने ये पहला अखबार छापा था बंगाल गजट, जो ये भी अंग्रेजी भाषा में था। ये एक साप्ताहिक अखबार था, साप्ताहिक अखबार था, यानी हफ्ते में एक दिन ये प्रकाशित होता था। तो गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था 1818 में। इसके बाद हम देखेंगे कि सन 1826 में पहला हिंदी भाषा का अखबार छपा। यहां तक तो अंग्रेजी भाषा में अखबार छप रहे थे। इसके बाद जो पहली बार जो हिंदी भाषा में अखबार छपा तो उद्दंड मातंड के नाम से अखबार छपा। उद्दंड मातंड के नाम से जुगल किशोर ने ये पहला अखबार छापा था हिंदी भाषा में, जो कि प्रकाशित हुआ था 1826 में। इसके बाद जो थे किष्टोदास थे। किष्टोदास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है, यानी इनका भारतीय पत्रकारिता में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्हें इसलिए भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। इन्होंने अपने अखबार में कहा है, इनका एक अखबार था लीडर। इन्होंने अपने अखबार लीडर में अपनी जो उनकी उदारवादी नीतियां थी उनके बारे में विस्तार से वर्णन किया था। ये जो किष्टोदास पाल थे, इनका अखबार का नाम था लीडर। उसमें इन्होंने अपनी उदारवादी नीतियों के बारे में बताया था। इसके बाद 1860 में पहली न्यूज एजेंसी आई। पहली जो न्यूज एजेंसी आई थी वो 1860 में आई थी, जिसका नाम था राइटर। राइटर के नाम से पहली न्यूज एजेंसी आई थी 1860 में। तत्पश्चात दीनबंधु मित्र जो थे, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाम से एक पुस्तक छापी थी। नीलबंधु मित्र ने एक नील दर्पण के नाम से एक पुस्तक छापी। उन्होंने उसमें नील आंदोलन का जो विद्रोह था उसके बारे में किसानों की स्थिति का वर्णन किया था। नील आंदोलन में जो नील की खेती के संबंध में किसान जो परेशान हो रहे थे उनकी स्थिति का वर्णन किया था अपनी पुस्तक नील दर्पण में। तो ये दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया था। इसके बाद हरिश्चंद्र मुखर्जी जो थे, इनकी मुख्य भूमिका रही थी ये किसानों की स्थिति का वर्णन करने में नील दर्पण में। तो नील दर्पण जो पुस्तक थी उसमें दीनबंधु मित्र तो हरिश्चंद्र मुखर्जी इन दोनों लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसके बाद जो हम बात करेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास था उनका आनंद मठ सब लोग जानते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ में उन्होंने सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? तो सन्यासी विद्रोह, जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसका वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी आनंद मठ पुस्तक में उपन्यास में किया है। जो राजा राम मोहन राय जी थे, ये भारतीय पत्रकारिता में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजा राम मोहन राय जो ये भारतीय पत्रकारिता थी, जो भारतीय पत्रकारिता का जो उदय हुआ था उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी राजा राम मोहन राय की।
इसके बाद हम बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त की। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई है। राष्ट्रीय कवि की उपाधि इन्हें इसलिए दी गई है क्योंकि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो इनका विशेष योगदान रहा था स्वतंत्रता संग्राम में, तो इसलिए इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई थी। इसके बाद हम बात करेंगे सुब्रमण्यम भारती की। सुब्रमण्यम भारती जो थे एक तमिल भाषी कवि थे। कौन? सुब्रमण्यम भारती जो थे एक तमिल भाषी कवि थे। इनने कई सारे गीत लिखे थे, जो तमिल भाषा में गीत लिखे थे। उन गीतों का प्रयोग स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किया गया था। मतलब ये ओज रस से भरे हुए ये इनके गीत हुआ करते थे। तो इन गीतों का उपयोग जो किया गया था वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इनके गीतों का उपयोग किया गया था। किसके? सुब्रमण्यम भारती के। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो जो महात्मा गांधी थे इनकी एक महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। इनकी एक आत्मकथा, ये पुस्तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये पूछी जाती है कि ये किसकी जीवनी है, तो ये महात्मा गांधी जी की जीवनी है। ये गुजराती भाषा में थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये गुजराती भाषा की इनकी महात्मा गांधी जी की जीवनी थी। महात्मा गांधी के अखबार भी प्रकाशित हुआ था। महात्मा गांधी जी ने अखबार अपना प्रकाशित किया था द इंडियन ओपिनियन के नाम से। इन्होंने अपना पहला अखबार प्रकाशित किया था द इंडियन ओपिनियन के नाम से। इसका प्रकाशन जो था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने अपने अखबार का प्रकाशन किया था द इंडियन ओपिनियन। इसमें ये जो भाषाओं में हुआ था वो तमिल, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश, ये 4 भाषाओं में इनका अखबार का प्रकाशन हुआ था। तमिल में, गुजराती में, हिंदी में, इंग्लिश में, लेकिन उर्दू में नहीं हुआ था। केवल तमिल, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश में ही इसका प्रकाशन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, जवाहरलाल नेहरू ने एक पुस्तक लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसकी पुस्तक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इनकी पुस्तक है। ये इन्होंने जब लिखी थी तो ये अहमदनगर जेल में थे, तब इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। अहमदनगर जेल में ये बंद थे, तब इन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। इसके बाद हम बात करेंगे जो आमार सोनार बांग्ला, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है। ये आमार सोनार बांग्ला गीत नहीं है, गान है ये। आमार सोनार बांग्ला जो था ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था। कब गाया गया था? बंगाल विभाजन के द्वारा स्वदेशी आंदोलन में ये गाया गया था। कौन गाया गया था? आमार सोनार बांग्ला जो था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन में गाया गया था। यही आगे चल के बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना था। और जनगण मन भी जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रीय गान लिखे थे। तो कौन कौन से? आमार सोनार बांग्ला यानी बांग्लादेश का, और जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद हम बात करेंगे सारे जहां से अच्छा। ये सारे जहां से जो अच्छा ये गीत था, ये मोहम्मद इकबाल जी ने गाया था। मोहम्मद इकबाल के बारे में ही कहा जाता है कि जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, जो पाकिस्तान नाम दिया था, तो वो मोहम्मद इकबाल ने ही नाम दिया था पाकिस्तान, और इन्होंने ही गाना गाया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये इसके बाद ये मेरे वतन के लोगों, ये कवि प्रदीप के द्वारा गाया गया था। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा जो प्यारा, ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद, ये जो थे श्यामलाल गुप्ता पार्षद थे, इन्होंने गाया था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद। सरफरोशी की तमन्ना, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने गाया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। इसके बाद हम बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक की। तो बाल गंगाधर जो तिलक थी, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अखबारों के लेख के कारण जेल हुई थी। बाल गंगाधर तिलक को ये पहले व्यक्ति ऐसे बने जिनने अखबारों में ऊटपटांग लिखा, तो इनके कारण इन्हें जेल हो गई थी। 1882 में इन्होंने केसरी अखबार में राजाओं के प्रति जो अंग्रेजों के दुर्व्यवहार थे उनके बारे में वर्णन किया था 1882 में, तो इस कारण इन्हें जेल हुई थी, इन पर मुकदमा दर्ज हो गया था। और फिर 1897 में अभी भी नहीं माने, और 1897 में 2 अंग्रेजों की हत्या को इन्होंने सही बताया कि अंग्रेजों की हत्या सही कर दी। इन्होंने अपने अखबार में छाप दिया कि सही है कि अंग्रेजों की हत्या करना, तो इसलिए इन्हें राजद्रोह का मुकदमा लगा था और 18 माह की जेल हो गई थी। कब हुआ था? 1897 में। इसके बाद हम बात करेंगे 1901 यानी 1908 में इन्हें पुनः केसरी में अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में वर्णन कर डाला। इन्होंने अपना जो अखबार था केसरी अखबार, उन्होंने उस अखबार में इन्होंने फिर से अत्याचारों के बारे में वर्णन किया अंग्रेजों की, तो इन्हें फिर से इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। तो ये मांडले जेल में बंद थे। मांडले जेल में जब ये बंद थे तो इन्होंने जेल में बंद रहते रहते गीता रहस्य पुस्तक लिख डाली, समय का यूटिलाइज किया और गीता रहस्य इन्होंने पुस्तक लिख दी। तो किसने लिखी थी ये गीता रहस्य जो पुस्तक है? वो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। इसके बाद हम आगे भी चर्चा करते हैं कि और पत्रकारिता के विकास में या समाचार पत्रों के विकास में क्या विकास हुआ है।
तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा एल्बर्ट बिल जो आया था, एल्बर्ट बिल का विरोध किया गया था। किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा एल्बर्ट बिल का विरोध किया गया था। इसका विरोध करने के वजह से इन्हें 2 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई थी। 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। इन्होंने एल्बर्ट बिल का विरोध किया था। इसके बाद जो लॉर्ड वेलेजली थे, लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू कर दी। समाचार पत्रों पर इन्होंने सेंसरशिप कब लगाई थी? 1799 में। और लॉर्ड हेस्टिंग ने 1805 में जो प्री सेंसरशिप थी उसे समाप्त कर दिया। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने 1805 में प्री सेंसरशिप जो लगी थी समाचार पत्रों पर, उनको समाप्त कर दिया। इसके बाद जॉन एडम्स आए। जॉन एडम्स ने 1823 में समाचार पत्रों का प्रतिबंध लगा दिया। जॉन एडम्स ने देखा कि समाचार पत्रों से काफी ये अफवाहें फैल रही हैं, तो इन्होंने 1823 में समाचार पत्रों पर ही प्रतिबंध लगा दिया कि अब समाचार पत्र नहीं छपेंगे, और ताला डल गया। इसके बाद जो लॉर्ड विलियम्स बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने का प्रयास किया। हटाया नहीं, प्रयास किया इन्होंने। ये अंग्रेज हुआ करते थे, ये प्रयास ज्यादा करते थे, काम कम करते थे। ये इन्होंने प्रयास किया कि हम हटा रहे हैं, लेकिन प्रयास इनका सफल नहीं हुआ। लेकिन जो समाप्त किया, जब इसका विरोध बढ़ने लगा कि समाचार पत्रों को ये समाप्त, जो इस पर समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा है इसको हटाया जाना चाहिए, इसका विरोध हुआ, तो जो चार्ल्स मैडकॉफ थे, चार्ल्स मैडकॉफ ने 1836 में ये समाप्त कर दिया कि अब प्रतिबंध नहीं लगा है, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटा लिया गया है। किसके द्वारा? चार्ल्स मैडकॉफ के द्वारा। इसलिए चार्ल्स मैडकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेस का मुक्तिदाता या समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो वो चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। इन्होंने 1836 में ये समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त कर दिया था। इसके बाद 1857 आया, 1857, जो कि सबको पता है। 1857 में जो क्रांति हुई, तो उस क्रांति के कारण इन्होंने फिर से समाचार पत्रों पर रोक लगा दी और प्रतिबंध कर दिया कि अब समाचार पत्र नहीं छपेंगे। तो मतलब ये 1857 की क्रांति की वजह से। उसके बाद जब प्रतिबंध लग गया तो 1867 में एक कानून पारित हुआ, और ये 1857 से 1867 तक विरोध हुआ कि अखबारों को छापा जाना चाहिए, अखबारों पर क्यों मतलब रोक लगाई है। तो ये एक फिर कानून पारित हुआ। ये कब हुआ? 1867 में, कि अगर कोई अखबार गलत खबर छापता है तो उसे आजीवन कारावास और जुर्माने का दंड देना पड़ेगा। तो मतलब ये एक तरीके से भय बना दिया था कि यदि कोई गलत खबर होती है तो उसे आजीवन कारावास दिया जाएगा यदि कोई अखबार गलत खबर छापता है। इसके बाद लॉर्ड लिटन आए। लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया कि जो समस्त अधिकार थे प्रेस से संबंधित, वो जिला मजिस्ट्रेट को दे दिए। जिला मजिस्ट्रेट ही किसी भी प्रेस को बंद करा सकता है। किसी भी प्रेस को खुलवाना है तो जिला मजिस्ट्रेट से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। कभी भी वो जाके उस प्रेस को बंद करवा सकता है। तो समस्त वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के दौरान ये अधिकार जो थे वो मजिस्ट्रेट को दे दिए गए थे, जिला मजिस्ट्रेट को। इस एक्ट जब ये एक्ट आया तो सोम प्रकाशन का प्रकाशन बंद हो गया। जो सोम प्रकाशन का प्रकाशन होता था वो बंद हो गया, उसको बंद कर दिया सोम प्रकाशन को। अमृत बाजार पत्रिका जो थी, अमृत बाजार पत्रिका भी बंगाली भाषा में आती थी, तो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित कर दिया कि अब ये जो जिला मजिस्ट्रेट के पास जो अधिकार था, तो उन्होंने कहा ये बंगाली भाषा में नहीं, अंग्रेजी भाषा में छपेगी। इसके बाद फिर 1882 आया। फाइनली 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया और समाचार पत्रों पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। समाचार पत्र जो थे वो स्वतंत्र हो गए कि वो किसी जो भी न्यूज़ है वो कभी भी किसी भी अखबार में छाप सकते हैं। तो इस तरीके से समाचार पत्रों का जो विकास हुआ जो आधुनिक भारत में, उसके बारे में हमने सारी चर्चा की है कि समाचार पत्र किस तरीके से समाचार पत्रों के विकास में उतार चढ़ाव आए हैं। तो ये हमने टॉपिक खत्म कर लिया है। इसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी, अगली क्लास में हम देखेंगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC का जो गठन हुआ था, उसके पहले कौन कौन सी संस्थाएं या कौन कौन सी पार्टियों का गठन हुआ था उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।